नमस्कार। आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 में अध्याय 3 को देखेंगे। हमारा अध्याय का नाम है हमें संसद क्यों चाहिए, यानी कि संसद की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इससे हम संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर को देखेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि संसद क्या है। संसद में आपके लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि हमें संसद क्यों चाहिए। तो जब भी कानून बनाया जाता है तो पहले क्या किया जाता है कि संसद द्वारा वह पारित होता है। लोक संसद में आपके लोकसभा और राज्यसभा आ गया, वहाँ पारित होने के बाद उसके बाद राष्ट्रपति की हस्ताक्षर के लिए जाता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वह कानून का प्रतिरूप धारण कर लेता है। तो हमारे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, प्रश्न ये पेज 31 में मिलेगा, अध्याय 3 में। संसद की तस्वीर के जरिए कलाकार क्या कहने का प्रयास कर रहा है। यह है संसद और यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति दोनों हाथ ऊपर किए हुए हैं। इससे यह भी पता चलता है कि सभी को यहाँ पर समानता दिया गया है। तो यहाँ उत्तर में हम यह कर सकते हैं कि इस तस्वीर के द्वारा कलाकार यह कहने का प्रयास कर रहा है कि सभी व्यक्ति को अपने प्रतिनिधि के माध्यम से संसद तक पहुँचने का अधिकार प्राप्त है। सभी व्यक्ति। दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष या किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, सबको निर्वाचित होकर संसद में पहुंचने का अधिकार है। यानी कि यहाँ पर सभी को अधिकार प्राप्त है, यानी किसी भी धर्म से हो। तीसरा पॉइंट है, देश का प्रत्येक नागरिक निर्णय प्रक्रिया में शामिल है। निर्णयन का प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार प्राप्त है। प्रश्न 2 है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों मिलना चाहिए। इसके पक्ष में एक कारण बताइए। ये पेज 32 यानी 32 में है। तो यहाँ पर बोला गया है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों मिलना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी और सहमति को महत्व दिया गया है। लोकतंत्र में सभी व्यक्ति को अधिकार प्राप्त है कि वो सरकार का चयन कर सकते हैं या किसी भी चीज का निर्णय अपना दे सकते हैं। इससे सभी वयस्क नागरिक निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। नागरिकों की भागीदारी और सहमति सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से हो सकती है। यहाँ पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ यह हुआ, सार्वभौमिक मतलब सभी को, वयस्क यानी कि जो 18 वर्ष प्राप्त कर लिया, और मताधिकार यानी मत देने का अधिकार। तो इस यहाँ क्वेश्चन यही था कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों मिलना चाहिए। इससे क्या होगा कि नागरिकों की भागीदारी और सहमति वयस्क मताधिकार से ही मिलती है। तीसरा प्रश्न है, क्लास मॉनिटर का चुनाव शिक्षक द्वारा किया जाता है या विद्यार्थी द्वारा। आपकी राय में, यानी कि यहाँ पर 2 चीज कहा गया कि शिक्षक द्वारा किया जाता है या विद्यार्थी द्वारा। तो आपकी राय में इस बात से कोई फर्क पड़ता है या नहीं, चर्चा कीजिए। यहाँ पर कहा गया है कि क्लास मॉनिटर का चुनाव अगर शिक्षक द्वारा किया जाता है तो आपकी क्या राय है, अगर विद्यार्थी द्वारा किया जाता है तो आपकी क्या राय है, इन दोनों में अंतर क्या है। तो इसके उत्तर में हम यह कह सकते हैं कि क्लास मॉनिटर का चुनाव शिक्षक द्वारा ना करके विद्यार्थी द्वारा किया जाना लोकतांत्रिक होगा, क्योंकि शिक्षक के द्वारा जब निर्वाचित चुनाव किया जाता है यानी कि मॉनिटर का, तो एक व्यक्ति का ही निर्णय होगा, और अगर विद्यार्थी द्वारा यहाँ पर किया जाएगा तो लोकतांत्रिक होगा, यानी कि सबका निर्णय यहाँ पर होगा, सबका अपना राय होगा और अपनी पसंद का मॉनिटर का चुनाव करेंगे। दूसरा, जिस मॉनिटर का चुनाव विद्यार्थी करेंगे उस मॉनिटर को विद्यार्थी सहयोग भी करेंगे, क्योंकि वह उनका अपना चुना हुआ प्रतिनिधि है। लोकतांत्रिक सरकार में भी यही होता है कि लोग अपने पसंद से सरकार का चयन करते हैं, और
अपने पसंद से चुनाव करते हैं तो वो सरकार का सहयोग भी देते हैं। तीसरा है, जिस मॉनिटर का चुनाव शिक्षक द्वारा किया जाएगा उस मॉनिटर को विद्यार्थी सहयोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी को लगेगा कि वह उनका अपना प्रतिनिधि नहीं है, बल्कि यह चुनाव उनकी पसंद का नहीं है बल्कि शिक्षक के द्वारा किया गया है। उनका ऐसा मत रहेगा, उन्हें लगेगा कि मैंने इन्हें नहीं चुना है, मॉनिटर का अपने से चयन मैंने नहीं किया है, शिक्षक द्वारा किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर सहयोग नहीं भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, विधायक एमएलए कौन होता है और उसका चुनाव कैसे किया जाता है? इस बात को समझाने के लिए निर्वाचन क्षेत्र और प्रतिनिधित्व शब्दों का प्रयोग करें। इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है, यहाँ पर बोला गया है कि एमएलए यानी विधायक कौन होता है। तो विधानसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए राज्य को क्या करना पड़ता है? बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। राज्य को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है और चुनाव होता है। दूसरा, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि निर्वाचित होता है और यह निर्वाचित प्रतिनिधि ही विधायक यानी एमएलए कहलाता है। एमएलए का चुनाव जनता द्वारा 5 वर्षों के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा, संसद, लोकसभा के बीच क्या फर्क है? इस बारे में अपने शिक्षक के साथ चर्चा करें। ये पेज 33 में है। यहाँ पर बोला गया है, राज्य विधानसभा और संसद के बीच क्या फर्क है? विधानसभा, राज्य विधानसभा और संसद, यहाँ पर दोनों के बारे में बताया गया है। तो इसके अंतर को हम यहाँ पर देखते हैं। राज्य विधानसभा चुने हुए विधायकों के समूह से बनती है, जबकि संसद लोकसभा सांसदों के समूह से बनती है। इसको एमपी भी बोला जाता है। सांसद के पूरे देश से चुनकर आते हैं, एमपी जो होते हैं वो पूरे देश से चुनकर आते हैं, जबकि राज्य विधानसभा के सदस्य क्या होते हैं? उसी राज्य से चुनकर आते हैं जिस राज्य की विधानसभा है। यानी सांसद के जो सदस्य हुए एमपी कहलाए, वो पूरे देश से चुनकर आते हैं, और राज्य विधानसभा में देखें कि उसी राज्य से चुनकर आते हैं जो एमएलए होते हैं हमारा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा काम राज्य सरकार का है और कौन सा केंद्र सरकार का? ये पेज 33 में है। तो हमारा ये क्वेश्चन हुआ क नंबर, चीन के साथ शांतिपूर्ण संबंध रखा जाएगा। तो ये किसका कार्य है? केंद्र सरकार का, क्योंकि ये राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा के बारे में यहाँ पर बात हो रहा है। दूसरा है, मध्य प्रदेश में बोर्ड के तहत आने वाले सभी स्कूल में कक्षा 8 को बोर्ड की परीक्षाओं से बाहर रखा जाएगा। तो इस पर कौन काम कर सकता है? राज्य सरकार। ग नंबर है, अजमेर और मैसूर के बीच एक नई रेलगाड़ी चलाई जाएगी। तो ये भी मुद्दा आ गया केंद्र सरकार का। 1000 रुपए का नया नोट जारी किया जाएगा। तो ये भी केंद्र सरकार का काम है। यहाँ पर रिक्त स्थान है, उसको भरना है। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार विधायकों, प्रतिनिधियों, प्रत्यक्ष रूप से हमारे समय में लोकतांत्रिक सरकार को आमतौर पर प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की संज्ञा दी जाती है। प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र में लोग, यहाँ पर हो जाएगा आपका, प्रत्यक्ष रूप से हिस्सेदारी नहीं करते बल्कि चुनाव प्रक्रिया के जरिए अपने, यहाँ पर हो जाएगा आपका, प्रतिनिधियों को चुनते हैं। ये विधायक, यहाँ पर विधायक हो जाएगा, पूरी जनता के बारे में मिलकर फैसला लेते हैं। आज के दौर में ऐसी किसी सरकार को लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता जो अपने लोगों को, यहाँ पर आपका हो जाएगा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ना देती हो। ऐसी सरकार को लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता जो वयस्क, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ना देती हो। इसका मतलब यह है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्राप्त है। यहाँ पर प्रश्न है 8 नंबर, आप पढ़ चुके हैं कि पंचायत राज विधायिका या संसद के लिए चुने जाने वाले
ज्यादातर निर्वाचित प्रतिनिधियों को 5 साल के लिए ही चुना जाता है। ऐसा क्यों है कि जनप्रतिनिधि को केवल कुछ सालों के लिए ही चुना जाता है, जीवन भर के लिए उनको क्यों नहीं चुना जाता है? तो थोड़े समय के लिए, यानी कि यहाँ पर 5 साल की बात की गई है, तो 5 साल के लिए क्यों चुना जाता है, इसका कारण क्या है? तो आइए हम इसके उत्तर में देखते हैं कि पहला नंबर आपका हो जाएगा कि जीवन भर के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव उन्हें निरंकुश बना सकता है, यानी कि अपने शासन व्यवस्था के संचालन में वो तानाशाही भी कर सकते हैं, कुछ भी नियम अपना सकते हैं। उन्हें लगेगा कि मुझे नहीं हटाया जाना है, मेरा सभी दिन के लिए मेरा चुनाव किया गया है, तो इसलिए मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। दूसरा, निश्चित अवधि के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव लोगों को यह जांचने परखने का मौका देता है कि उनका प्रतिनिधि उनके हितों का ध्यान रखता है या नहीं। तीसरा है, निश्चित अवधि के चुनाव से प्रतिनिधियों को इस बात का भय रहता है कि यदि उन्होंने जनता के हित के लिए काम नहीं किया तो अगली योजना में उन्हें हटाया भी जा सकता है, यानी कि जब 5 साल के बाद फिर से चुनाव हो तो वो हार भी सकते हैं, ऐसा उन्हें डर रहता है। तो इस डर से वो अपने जनता के लिए, जनता के हित के लिए अच्छी तरह से काम करते हैं। तो ये सब भय रहता है जिसके कारण वो अच्छे तरीके से काम करते हैं, इसलिए थोड़े समय के लिए ही इनका निर्वाचन किया जाता है। अगर सभी दिन के लिए निर्वाचित कर दिया जाए तो वो शासक क्या हो जाएगा, जो प्रतिनिधि है क्या हो जाएंगे, वो तानाशाह हो जाएंगे, कुछ भी कर सकते हैं, अपना मनमानी करते रहेंगे। प्रश्न 9 है, आप यह पढ़ चुके हैं कि सरकार की कार्रवाई पर अपनी सहमति या असहमति व्यक्त करने के लिए लोग केवल चुनाव का ही इस्तेमाल नहीं करते बल्कि क्या करते हैं, दूसरा रास्ता भी अपनाते हैं। क्या आप छोटे से नाटक के जरिए इस तरह के 3 तरीके बता सकते हैं? ये पेज 33 में है। यानी यहाँ पर सरकार की कार्रवाई, यानी कि सरकार जो है गलत कार्य कर रही है, जो जनता के हित के लिए नहीं है, तो उस पर सहमति या असहमति व्यक्त करने के लिए यहाँ पर बताने को बोला गया है, छोटे से नाटक के रूप में। तो यहाँ पर उत्तर आपका हो जाएगा, विद्यार्थी क्या करेंगे, नाटक का आयोजन करेंगे और यहाँ पर कुछ संकेत दिया गया है। पहला क्या है कि विद्यार्थियों का एक समूह सरकार की गलत नीति के खिलाफ क्या करेगा, जुलूस निकालेगा या नुक्कड़ नाटक के द्वारा दिखा सकता है, सार्वजनिक सभाओं के नाटक का मंचन भी कर सकता है। दूसरा, विद्यार्थियों का एक समूह सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ अखबार में लेख लिखवा सकता है। तीसरा, विद्यार्थियों का एक समूह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ नाटक का मंचन कर सकता है। प्रश्न 10 है, 10 है। यहाँ पर कहा गया है, नीचे दी गई तालिका के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे। ये पेज 35 में आपको मिल जाएगा। ये राष्ट्रीय दल है आपका 7 है और सबसे अधिक सांसद की संख्या, निर्वाचित सांसद की संख्या आपका है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 404। यहाँ क्षेत्रीय दल है, तो यहाँ पर सबसे अधिक किसको मिला है, तेलुगु देशम पार्टी। यहाँ पर बोला गया है कौन सरकार बनाएगा और क्यों। तो हमने वहां पर क्या देखा था कि 404, यहाँ पर देख लीजिए, निर्वाचित सांसदों की संख्या सबसे अधिक कहाँ है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 404 है यहाँ पर। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी, क्योंकि इस पार्टी के पास सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक 404 निर्वाचित प्रतिनिधि है। जिसकी संख्या अधिक होती है वो पार्टी अपना बना लेती है, जो कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या के 50% से अधिक है। अगला प्रश्न है, विपक्ष किसको कहा जाएगा, उसकी क्या भूमिका है। इसके उत्तर में हो जाएगा कि वे सभी राजनीतिक दल जो सरकार में शामिल नहीं है विपक्ष कहलाते हैं। जैसे तेलुगु देशम पार्टी मुख्य विपक्षी दल है।
विपक्ष का कार्य सरकार की कमियों को जनता के सामने लाना होता है। प्रश्न 3 है, लोकसभा में चर्चा के लिए कौन उपस्थित होगा? तो राष्ट्रीय व क्षेत्रीय दल के वे सभी सदस्य जो किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से सांसद के रूप में निर्वाचित हुए हैं। अगला प्रश्न है, क्या यह प्रक्रिया कक्षा 7 में पढ़ाई गई प्रक्रिया जैसी है? तो हाँ। अगला प्रश्न है, पृष्ठ 28 के यहाँ कहा गया है, दिए गए चित्र में 1962 में हुए तीसरे लोकसभा चुनाव का परिणाम दिखाया गया है। इस चित्र के आधार पर आप सवालों का उत्तर दें, यहाँ पर बोला गया है। पेज 28। यहाँ पर प्रश्न है, लोकसभा में किस राज्य के सांसद सबसे अधिक हैं और आपके विचार से ऐसा क्यों है? लोकसभा में किस राज्य के सांसद की संख्या कम है? और तीसरा है, किस राजनीतिक दल ने सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा सीटें जीती है? तो यहाँ पर हम आंसर में देखते हैं, ये 1962 का चुनाव का परिणाम है। आप अपने बुक में देख लीजिएगा, वहाँ पर क्लीन है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, लोकसभा में उत्तर प्रदेश के सांसद सबसे अधिक है क्योंकि यहाँ की जनसंख्या अन्य राज्यों की तुलना में क्या है? अधिक है। दूसरा, मणिपुर और त्रिपुरा राज्य के सांसद की संख्या क्या है? सबसे कम है। कांग्रेस ने सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं। तो ये 1962 का चुनाव था, आंकड़ा दिया हुआ था, उसी के अनुसार ये उत्तर है। यहाँ पर प्रश्न है हमारा, उपरोक्त प्रश्न के माध्यम से महिला और बाल विकास मंत्री से क्या जानकारी मांगी जा रही है? अगर आप सांसद होते तो कौन से 2 सवाल पूछते हैं? तो इसके उत्तर में हम ये कह सकते हैं कि स्कूल में जंक फूड पर पाबंदी लगाने के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए, उन चीज़ों को भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो पहला हो जाएगा हमारा कि जिन स्कूलों ने जंक फूड पर पाबंदी नहीं लगाई है उनको दंड देने का क्या प्रावधान किया गया है? पहला सवाल। दूसरा, यदि जंक फूड खाने से किसी छात्र की मृत्यु हो जाती है तो उसके माता पिता को कितनी क्षतिपूर्ति दी जाएगी, उसका प्रावधान किया गया है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, इस तालिका को देखने के बाद क्या आप यह कह सकते हैं कि पिछले 50 सालों में चुनाव में जनता की सहभागिता कम हुई है या बढ़ी है, या शुरुआती वृद्धि के साथ इसमें स्थिर रही है? तो यह है तालिका, देख लीजिए आप। तो इसके उत्तर में हम कह सकते हैं कि जनता की सहभागिता में उतार चढ़ाव आया है। प्रश्न 14 है, आपको संसद में महिलाओं की कम संख्या का क्या कारण समझ में आता है? जो महिलाओं की संख्या कम रहती है संसद में, तो उसका क्या कारण है? तो इसके उत्तर में हम कह सकते हैं कि इसका कारण यह है कि महिलाओं को उनके परिवार वालों से राजनीति में आने के लिए कम समर्थन मिलता हो, यानी कि सपोर्ट नहीं मिलता हो फैमिली से। दूसरा, महिलाओं की राजनीति में स्वयं की रुचि कम हो, उनका रुचि भी कम हो सकती है, ये भी कारण हो सकता है जिसके कारण इनकी संख्या कम रहती है संसद में। तीसरा, राजनीति में बढ़ता अपराधीकरण भी महिलाओं की कमी का कारण हो सकता है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं, वो भी कारण हो सकता है। यहाँ पर प्रश्न है कि राष्ट्रवादी आंदोलन ने इस विचार का समर्थन किया कि सभी वयस्क को मत देने का अधिकार होना चाहिए। तो इसके उत्तर में हम कह सकते हैं कि सभी वयस्कों को मताधिकार दिए जाने का कारण क्या है? तो पहला, सभी वयस्क नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी देने के लिए, यानी कि अपना मताधिकार का प्रयोग करके प्रत्येक जो वयस्क नागरिक हैं अपना निर्णय दे सकें, सरकार का निर्णय कर सकें और उसी आधार पर सरकार का चयन होगा। दूसरा, लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी और सहमति को महत्व दिया जाता है, मताधिकार दिए जाने का यह भी कारण है। तीसरा, नागरिकों की भागीदारी और सहमति सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से ही हो सकती थी। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि राष्ट्रवादी आंदोलन ने इस विचार का समर्थन किया कि सभी वयस्कों को, यानी कि जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं, उनको मत देने का अधिकार होना चाहिए। तो यहाँ पर समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेसन में। धन्यवाद।